नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम अपने करंट अफेयर के सेशन के टॉपिक में एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं, एक ऐसे कंट्री के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इंडिया के मतलब बफर स्टेट के रूप में देखा जाता है। ये कंट्री का नाम है नेपाल। आज हम नेपाल के बारे में चर्चा करेंगे कि वहाँ पे जो है अभी जो है मतलब एक सत्ता परिवर्तन हुआ है, और सत्ता परिवर्तन हुआ है और जो अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं उन्हें जो देखा जाता है एक भारत विपक्ष के रूप में देखा जाता है, मतलब कि वो भारत विरोधी जो है हमेशा से बयान करते आते हैं। तो इसलिए आज हम नेपाल के बारे में पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस तरह से वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हुआ, वहाँ का इलेक्शन सिस्टम क्या है, वहाँ पे राजशाही चलता है या लोकतंत्र चलता है। इन सब से रिलेटेड आज हम वहाँ के बारे में चर्चा करेंगे कि कब तक वहाँ पे राजशाही भी चला है। लोग कहते हैं राजशाही क्या होता है, तो राजशाही वगैरह भी आज हम आपके इस सेशन में क्लियर करेंगे। नेपाल जो कि विश्व का जो है हिमालयन कंट्री के रूप में देखा जाता है, जो कि माउंट एवरेस्ट जैसे चोटी जो वहाँ पे अवस्थित है। वहाँ पे जो है सत्ता परिवर्तन हुआ है, और सत्ता परिवर्तन में वहाँ के नए जो प्रधानमंत्री हैं वो केपी शर्मा ओली बने हैं। केपी शर्मा ओली वही है जो मतलब जिनका झुकाव जो है चाइना की तरफ होता है, और जो भगवान श्री राम को भी नेपाली बताते हैं, और मतलब अक्सर देखा जाता है कि वो जो है भारत विरोधी बयान करते रहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं नेपाल के इलेक्शन के बारे में कि वहाँ पे कैसे इलेक्शन हुआ, कैसे सत्ता परिवर्तन हुआ। पहला लोकतंत्र होता है, दूसरा राजशाही होता है, और तीसरा जो होता है वो डिक्टेटरशिप होता है। डिक्टेटरशिप मतलब हो गया कि जैसे कि तानाशाही। लोकतंत्र, राजशाही, तानाशाही, ये तीन तरह के इलेक्शन होते हैं। लोकतंत्र क्या होता है? जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता पर किया हुआ शासन को लोकतंत्र बोला जाता है। वहीं राजशाही जो होता है, जो राजा का बेटा राजा बनेगा उसे आप राजशाही बोल सकते हो। वहीं तानाशाही क्या होता है? तानाशाही जैसे एक बार कोई सरकार बन गया, एक बार किसी का सरकार बन गया, वो जो है हमेशा से वही अपने आप को बना करके ही रखा हुआ है, वो फिर जो है वहां से हटने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो उसे तानाशाही बोला जाता है। तो अब बात करते हैं नेपाल के परिप्रेक्ष्य में कि नेपाल के परिप्रेक्ष्य में क्या है। तो नेपाल में पहले से जो है राजशाही चलते आ रहा था। राजशाही चलते आ रहा था जो कि 2008 में जो है राजशाही को मतलब पूरी तरह से वहां पे मतलब खत्म कर दिया गया है। वहां पे बोला गया कि नहीं, अब हम लोग भी लोकतंत्र अपनाएंगे। लेकिन वहां भी जो है अभी तक पूरा लोकतंत्र देखने को नहीं मिलता है, जो कि आपको अभी जो है सेशन में पूरा जब सेशन सुनिएगा तो इसके बाद आप खुद अपने माइंड से जो है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पे भी अभी भी जो है लोकतंत्र पूरी तरह से जो है वहां पे अभी नहीं हुई है। और मैं आपको बता दूं कि 2008 तक जो है वहां पे राजशाही चला। 2008 में जो वहां के अंतिम राजा थे, जिनका मतलब राजशाही का अंतिम पीढ़ी था, उनका नाम ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह। वहां के जो अंतिम मतलब एक तरह से आप शासक के रूप में देख सकते हैं, उनका नाम था ज्ञान वीर विक्रम शाह। ठीक है, जो कि मतलब एक तरह से राजशाही के अंतिम पीढ़ी आप उन्हें मान सकते हो। इसके बाद आते हैं, अब जब से लोकतंत्र अपनाया गया इसके बाद से जो है वहां पे मतलब चुनाव चलता गया, चुनाव हुआ, सरकार बनी। लेकिन अभी तक वहां पे एक भी बार जो है पूर्ण जो टाइम होता है मतलब सरकार का जो 5 साल का होता है, वो वहां पे अभी कोई भी पार्टी जो है पूरी तरह से अभी अपना टाइम व्यतीत नहीं कर पाई है। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे 2022 में वहां पे चुनाव हुआ, 2022 में चुनाव हुआ, तो उससे पहले आपको ये बता दूं कि जैसे वहां पे हम हमारे यहाँ क्या है, राज्यसभा लोकसभा है, तो वहां पे भी एक तरह से सीनेट, और वहां पे भी एक लोकसभा की तरह एक और मतलब संसद आप बोल सकते हैं। वहां पे जो है वहां पे जो है लोकसभा आप मतलब आपको इंडिया के परिप्रेक्ष्य में मैं समझाता हूँ कि जैसे यहाँ राज्यसभा में जो सीट है, वहां पे राज्यसभा में 59 सीट है, ठीक है, और वहाँ लोकसभा में जो है 275 सीट है। तो लोकसभा में जो 275 सीट है, तो वहां पे मतलब जो इलेक्शन होता है मुख्य रूप से आपको 138 यानी कि 138 पे दावेदारी किया जाता है कि जिसके पास 138 हो जाएगा उसके पास बहुमत हो जाएगा, वो सरकार बना लेगी। जैसा हम हमारे यहाँ पे है कि बहुमत जिसको मिल जाता है वो सरकार बना लेती है। लेकिन जब बहुमत नहीं मिलता है तो क्या करना होता है कि गठबंधन करना होता है, जो दूसरे पार्टी को अपने पार्टी में शामिल करके जो है गठबंधन की सरकार बनानी होती है। लेकिन वहां 2008 के बाद जितने बार भी अभी तक इलेक्शन हुआ, एक भी बार कोई भी पार्टी बहुमत के साथ सरकार नहीं बनाई है। उसी तरह हुआ जो 2022 में वहां पे इलेक्शन किया गया, तो वहां पे जो है मुख्य रूप से 3 लोगों की पार्टी जो है हमेशा मतलब आप देख सकते हो कि मतलब ज्यादा पार्टी को लेकर के बहुमत लेकर के मतलब बहुमत नहीं बोल सकते, लेकिन ज्यादातर जो है सीटें लेकर के सामने आती है। जिनमें पहला होता है देवबा जी का सीट, देवबा जी का, और दूसरा होता है ओली का, और तीसरा होता है प्रचंड जी का। तीनों में अब आपको हम संबंध बताते हैं कि कैसे कैसे जो वहां पे गवर्नमेंट चली, क्योंकि यही तीनों जो है मतलब आप देखोगे कि कभी बारी बारी से जो है प्रधानमंत्री के रूप में देखे जाते हैं। तो जैसे 2022 का जब चुनाव हुआ तो उसमें जो है कोई भी पार्टी जो है बहुमत नहीं लाई,
79 सीट जो है ओली लेके आए, और वहीं 88 सीट जो है आपके देवबा जी लेकर के आए। और जो प्रचंड है वो एक तरह से किंग मेकर के रूप में थे वहां पे, मतलब इनके पास जो इनके अगल बगल भी सीट कहाँ मतलब संख्या नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या देखा जाता है कि जो देवबा है, देवबा इनके बदौलत यानी कि जो प्रचंड है इनके बदौलत जो है उनका सरकार बनता है। और सरकार में कौन आता है प्रधानमंत्री के रूप में, तो प्रचंड जी बोलते हैं कि नहीं हम प्रधानमंत्री बनेंगे। और जैसे होता है ना कि आपने देखा होगा कि सीट ज्यादा है फिर भी जो किंग मेकर होते हैं उनका मतलब जो है ज्यादा रोल वहां पे आता है कि भाई हम जिस साइड चले गए उनका सरकार बन गया। जैसे आप बिहार में नीतीश कुमार जी को देख सकते हो, जिनका की सीट की संख्या कम है, बीजेपी से भी कम है, लेकिन फिर भी जो है वो मतलब शासन में एक तरह से मुख्यमंत्री के पद पर है। जस्ट उसी तरह से यहाँ हुआ कि देवबा के पास तो सीट ज्यादा था, सबसे ज्यादा था वहां पे 88 सीट था, लेकिन यहाँ पे जो प्रचंड थे वो बोले कि भाई हम इसी शर्त पाएंगे कि हम जो है प्रधानमंत्री के लिए दावेदारी है, हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो ही हम आपकी पार्टी में शामिल होंगे। तो वहां पे देवबा जी बोले कि ठीक है आ जाइए, आप ही बन जाइए। फिर दोनों के बीच में जो होता है कंफ्लिक्ट हो जाता है, दोनों के आपस में कुछ मतभेद हो जाते हैं। इसके बाद जो है देवबा बोलते हैं कि भाई आप चलाओ सरकार, हमको आपके साथ नहीं रहना है। फिर जो जब इधर से देवबा जी के साइड से जब प्रचंड को मतलब एक तरह से नकारा जाता है, तो फिर प्रचंड जी क्या करते हैं, ओली की ओर मूव करते हैं। तो ओली की ओर मूव करते हैं तो ओली उधर से सपोर्ट फिर करते हैं, तो ओली सपोर्ट करते हैं तो ओली के फिर बदौलत जो है फिर से गवर्नमेंट बना लेते हैं और प्रचंड जी जो है मतलब प्रधानमंत्री ही बने रहते हैं। इसके बाद यहाँ ये होता है, फिर क्या होता है कि कुछ बात को लेकर के मतभेद हो जाता है ओली में और प्रचंड जी में। जब ये दोनों में मतभेद होता है तो फिर पीछे से देवबा जी चले आते हैं कि ठीक है भाई हम आपके सपोर्ट में हैं। तो फिर देवबा जी के साथ मिलकर के जो है प्रचंड फिर से प्रधानमंत्री के रूप में वहीं पे रहते हैं, गवर्नमेंट वहीं पे रहती है, गवर्नमेंट चलाते हैं प्रचंड जी जो। फिर क्या देखा जाता है कि जब इन दोनों को एहसास हो जाता है, एक तरह से ओली को आप बोल सकते हो और एक देवबा जी को बोल सकते हैं कि दोनों को जब ये एहसास हो जाता है कि भाई हम लोग के पास ज्यादा सीट है, लेकिन मतलब प्रधानमंत्री के रूप में कौन वहां पे बैठ रहा है, तो जिसके पास कम सीट है, और हम लोग जो है दोनों आपस में लड़ते रह जा रहे हैं, झगड़ते रह जा रहे हैं और कोई तीसरा फायदा उठा ले रहा है। तो ये दोनों जो है फिर आपस में सहमति कर लेते हैं कि अब हम दोनों आपस में मिलते हैं, उनको अलग कर देते हैं। तो उसी बात को लेकर के आज हम बताने वाले हैं कि अभी जो है अब इसीलिए जो है ये सुर्खियों में बना हुआ, क्योंकि जो देवबा जी और जो ओली जी का मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं, जो एक बड़ी पार्टी थी सत्ता पक्ष का, एक विपक्ष पक्ष का जो होता है बड़ी पार्टी, वो दोनों एक साथ हो गए हैं। जैसे कि आप इंडिया के अगर परिप्रेक्ष्य में समझो तो जो बीजेपी है और इसके बाद कांग्रेस, जब दोनों पार्टी मिल जाए तो आप समझ सकते हो कि जो बाकी के पार्टी है उनका तो कोई मतलब एक तरह से वैल्यू ही नहीं रह जाएगा। तो जस्ट इसी तरह से हुआ है, क्योंकि जो वहाँ किंग मेकर की पार्टी थी उसकी भूमिका कम हो गई है, क्योंकि जो भी मतलब दोनों पार्टी जो था विपक्ष और सत्ता, जैसे आप देख सकते हो वो दोनों जो है आपस में एक तरह से संबंध बना लिए हैं कि आपस में हम एक दूसरे के साथ सरकार बनाएंगे, बारी बारी से कुछ टाइम आप रहिए तो कुछ टाइम हम प्रधानमंत्री रहेंगे। देवबा जी और ओली जी के बीच में ये देखने को मिला। और जो अभी जो है अभी ओली जी जो है वो अभी प्रधानमंत्री के रूप में वहां पे शपथ ले लिए हैं। लेकिन देखना ये होगा कि जैसे ओली जी का जो बिहेवियर देखा जाता है कि वो भारत विरोधी होते हैं, लेकिन वही देवबा जी का जो है भारत के पक्ष में रहता है। तो हो सकता है कि जैसे अभी दोनों पक्ष में जो है, तो दोनों जब साथ में है तो भाई देवबा जी इन्हें भारत के ऊपर टिप्पणी करने से या फिर भारत के खिलाफ कुछ टिप्पणी करने से हो सकता है कि रोकेंगे भाई, क्योंकि वो अलायंस में है, वो गठबंधन में है, तो हो सकता है वो अपना मतलब कुछ दबदबा बनाए कि भाई आप इस कंट्री के खिलाफ में ऐसा मत बोलिए। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि ओली जी जो है भारत के नक्शे की मतलब जो है उसका भी ये करते हैं कि नहीं आपका पार्ट ये नहीं है तो ये नहीं है, मतलब भारत और जो नेपाल के बीच का जो बॉर्डर है उस बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट को भी लेकर के मतलब कितने बार जो है ओली जी का बयान आ चुका है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो यहाँ पे सीट होता है उस सीट पे कैसे किस सिस्टम के द्वारा यहाँ पे वोटिंग होता है। तो जैसे हमारे यहाँ फर्स्ट पोस्ट सिस्टम से वोटिंग होता है, तो वहां पे जो है 275 सीट आप एक तरह से मान सकते हो लोकसभा के लिए, 59 सीट जो मान सकते हो आप वहां पे राज्यसभा के लिए। वहां पे राज्यसभा में जो है 56 सीट के लिए जो है मतलब चुनाव होता है, और 3 सीट जो है प्रेसिडेंट वहां पे मतलब नॉमिनेट करते हैं। ठीक जैसे हमारे यहाँ होता है कि हमारे यहाँ 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। अब आता है वहां की लोकसभा के ऊपर, लोकसभा में जैसे 275 सीट है तो वहां पे 138 पे लाना जो है मतलब कंपलसरी हो जाता है कि 138 सीट जो है बहुमत के लिए सरकार बनाने के लिए जरूरी होता है। तो वहीं पे 175 जो मतलब 275 सीट जो होता है उस पे कैसा मतलब सिस्टम से इलेक्शन होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। 275 सीट में से 165 सीट पे
फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम वोटिंग होता है, यानी कि जैसे जो कि मतलब जो आम जनता के द्वारा जो पार्टी को सॉरी मतलब जिस कैंडिडेट को वोट दिया जाता है उसके द्वारा मतलब उस तरह से चुना, जैसे हमारे यहाँ होता है फर्स्ट पास्ट की पोस्ट 165 सीट पे, वही 110 सीट पे क्या होता है कि जैसे आप जिस पार्टी को वोट देना चाहते हैं उस पार्टी के प्रतिशत के आधार पे जो है वहां पे वोटिंग होता है 110 सीट पे। तो कुल मिलाकर के जो है वहां पे जो 275 सीट आप लोकसभा में जो है वहां पे जो 275 सीट पाया जाता है उसमें दो तरह का वोटिंग होता है, पहला फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट और दूसरा जो है कि आप किस पार्टी को वोट दे रहे हैं पार्टी के बेसिस पे जो है वहां पे सीट डिस्ट्रीब्यूट होगा और उसके हिसाब से जो वहां पे सरकार की ओर से मतलब सरकार की ओर बनने का जो है आग्रह किया जाता है कि आपका इतना मतलब इस पार्टी को है यहाँ से इतना सीट मिलेगा, मतलब कि वहां पे जो है 275 सीट पे दो तरह का वोटिंग सिस्टम होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि मतलब ये जो है एक इजराइल में भी होता है, यही बात आपको बता दूं कि जो सेकंड है जो आप किस पार्टी को वोट दे रहे हैं पार्टी बेसिस पे वोटिंग एक इजराइल में भी होता है। तो ये रहा। अब जब अब गवर्नमेंट बन चुकी है तो इसमें अब आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग भी बताएं कि जो ओली जी का जो मतलब क्या रहेगा प्रतिक्रिया इंडिया के प्रति। और मैं आपको बता दूं कि जैसे आप लोगों को बताया कि मतलब इनका पहले से भी जो है बिहेवियर भारत के विरोधी में रहे हैं और चीन के मतलब की ओर इनका झुकाव ज्यादा है, तो आपको क्या लगता है अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दें और यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को जो है मतलब लाइक कर दीजिए और यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमारे करंट अफेयर सेशन आपके तक पहुंचता रहे। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन के तौर पे आपके पास पहुंच जाए जिससे कि आपको लाभ हो। धन्यवाद।